नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आप बायोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी बताने वाला हूँ, तो आप जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। जिंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए सबसे बड़ा आधार होता है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानकारी बता रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे है, जो कि परीक्षाओं में आते ही हैं। यहाँ पर मैं जीवों का वर्गीकरण रखा हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट न करके बेसिक से आपको बताता चलता हूँ। देखिए बायोलॉजी के क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं। जब भी देगा तो आप अरस्तु लगाइएगा। अरस्तु जी ने बायोलॉजी के जो भी हैं, जैसे पादप और जंतु, दो वर्गों में विभाजित किया था। तो जो जंतु विज्ञान है उसके जनक भी अरस्तु हैं, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता थियोफ्रस्टस जी हैं। और यदि बायोलॉजी पूछेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पर अरस्तु जी हो जाएंगे। बायोलॉजी होती क्या है, तो बायोलॉजी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। बायो जिसका अर्थ है जीवन, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना, मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के क्या है, जो बायोलॉजी शब्द दिया है, जीव विज्ञान शब्द दिया है, उसको सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविन रेनस ने दिया है 1801 में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर जीवों का वर्गीकरण से, जीवों का जो एक क्लासिफिकेशन है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा द्विजगत वर्गीकरण 1753। तो क्या है द्विजगत वर्गीकरण 1753 में कैरोलस लिनियस जी ने, यहाँ पर मैं के लिख देता हूँ, कैरोलस इनका पूरा नाम, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जी को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक इनके पिता कहे जाते हैं वर्गीकरण के। इन्होंने जो ये वर्गीकरण दिया है तो उनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर सिस्टेमा नेचुरे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिस्टेमा नेचुरे में इन्होंने पादप और जंतु जो भी हैं तो इनको दो जगत में विभाजित किया था। तो इन्हीं में क्या है, इनको जो आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ती है तो कैरोलस लिनियस जी के ही वर्गीकरण से पड़ती है। इनकी यहाँ पर मैं कुछ पुस्तकें लिखा हूँ, जैसे जेनेरा प्लांटेनम है, प्लांटेरम क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बॉटेनिका। मानव का, जो कि यहाँ पर मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तो देखिए पहला जो शब्द होमो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर वंश को प्रदर्शित करता है। जबकि जैसे सेपियंस लिखा है, सेपियंस क्या जाति होती है। तो जैसे मेढक का नाम होता है राना टिग्रीना, तो जो राना होता है उसका क्या होता है, वंश होता है। टिग्रीना जो कि उसकी जाति को प्रदर्शित करती है। तो यही दो जगत वर्गीकरण के पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस जी हैं। और आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी कौन है, तो कैरोलस लिनियस है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दो जगत वर्गीकरण के बाद क्या होता है, पांच जगत वर्गीकरण 1969 में R.H. व्हिटेकर जी ने पांच जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। इन्होंने समस्त जीवों को पांच जगत में बांटा, जैसे जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत पादप, जगत जंतु और जगत कवक। ये पांच जो हैं जगत दिए हैं, इन्हों में समस्त जीवों को उन्होंने वर्गीकरण किया। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला जगत मोनेरा, तो जगत मोनेरा के अंतर्गत वे सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्कीबैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए। इन सब चीज इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए और आर्की बैक्टीरिया हो गए। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी दे देगा ऑप्शन में कि साइनोबैक्टीरिया, या चार अन्य जैसे दे दिया, प्रोटिस्टा जगत के दे दिया और आपको उसमें साइनोबैक्टीरिया का नाम दे रहा है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जगत मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं, तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और आर्की बैक्टीरिया मुख्यतः रखे जाते हैं। और क्या है, सभी जो समस्त प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसी जगत मोनेरा के अंतर्गत ही होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे एक कोश की जली जीव आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोश की
ये कोश की मेन चीजों में बताता चल रहा हूं। कोश की जलीय जीव, जैसे कि यहाँ पर युगलीना, आपका युगलीना हो गया। यहाँ पर युगलीना को क्या है, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि युगलीना जो होता है तो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होता है, स्वयं भोजन बना लेता है। लेकिन जब भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो यह क्या है, इतर पोषित होता है, इसलिए इसको जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है युगलीना को। नेक्स्ट है हमारा जगत पादप। जगत पादप में सभी क्या है, रंगीन प्रकाश संश्लेषी पौधे जैसे शैवाल हो गए, और जितने भी पौधे होते हैं पुष्पी अपुष्पी, ये सब क्या है, जगत पादप में रखे गए हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे जो भी हैं ये सब जगत पादप के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेड़ पौधे, और आपके जो शैवाल होते हैं, क्योंकि शैवाल भी हरा होता है तो शैवाल भी क्या है, पादप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जगत कवक। इस जगत में सभी जीव क्या होते हैं, परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। और क्या है, इनकी जो कोशिका भित्त बनी होती है कवकों की, काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्त काइटिन की कवक की बनी होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोशिका भित्त जो होती है कवक की किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा काइटिन की बनी होती है। और जो पेड़ पौधे अन्य जो चीजें होती हैं उनमें से क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि ये कवक की कोशिका भित्त देगा तो यहाँ पर काइटिन की बनी होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। देता है परीक्षा में कि कवक की कोशिका भित्त बनी होती है, तो काइटिन हो जाएगा आपका सही आंसर, काइटिन हो जाएगा। कवक क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, इतर पोषित होते हैं। नेक्स्ट है जगत जंतु। जगत जंतु के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे सांप हो गए, पक्षी हो गई, ये सब क्या है, मछली हो गए, सितारे हो गए, सब जो है सितारा मछली हो गई, जैसे सभी ये क्या है, जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं ये सब जगत जंतु के अंतर्गत रखे गए हैं। जीव जंतु जो भी हैं, जैसे पक्षी में लिख देता हूँ, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, जैसे हम लोग हो गए स्तनधारी, जेलीफिश हो गई, क्रेम हो गई, ये सब जो कीड़े हैं जंतु की जगत के अंतर्गत ही रखे गए हैं। चलिए मैं यहाँ पर अब कोशिका के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हूँ। देखिए कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका सेल जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत की इसका प्रतिपादन स्लाइडेन एवं टी स्वान, जो कि थियोडर स्वान इनका पूरा नाम है, इन्होंने क्या है कोशिका सिद्धांत दिया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइडेन एवं स्वान, ये वैज्ञानिक है स्लाइडेन एवं स्वान जी, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कोशिका क्या होती हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यदि देगा परीक्षा में तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को। और जो कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। बाद में क्या हुआ, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक जी ने किया था। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, जब कोशिका की बात करेगा तो मृत कोशिका की खोज यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज देगा तो यहाँ पर आपका जीवित कोशिका हो जाएगा लीवेनहॉक, जो कि जीवाणु के जनक भी कहे जाते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक लीवेनहॉक जी को कहा जाता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कोशिकाएं के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। और केवल डीएनए जो है तो गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है, डीएनए इसमें पाया जाता है, गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि इसमें नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती। डीएनए इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है। और ये क्या है, जैसे जीवाणु हो गए, जीवाणु नीलहरित शैवाल जिसको, और साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो झिल्लियां होती हैं, झिल्ली आवरण पाया जाता है, केंद्रक आवरण स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन अथवा इसके अलावा केंद्रिका भी होती है। ये सब चीज
यूकैरियोटिक के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए मैं कुछ मेन कोशिकाओं की बात कर लेता हूं। यहाँ पर जैसे देखिए कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है और यह क्या होती है, सेलुलोज की जो बनी होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन की बनी होती है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली क्या होती है कि एक पतली झिल्ली के द्वारा जो कोशिका के सभी अंग हैं आपस में घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यह क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका मेन कार्य होता है अंदर जाने वाले तथा बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कौन करता है ये सब शरीर में, हमारे कोशिका झिल्ली करती है। मतलब ये क्या है, परासरण और विसरण जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, किसको अंदर लेना है किसको बाहर छोड़ना है, ये सब कोशिका झिल्ली का ही कार्य होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या होता है अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है शरीर में, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ही शरीर में जो भी जैसे पदार्थ होते हैं अंदर जाते हैं इसी के द्वारा, और इसी के द्वारा क्या होता है बाहर निकलते हैं। ये सब मेन कार्य यहाँ पर कोशिका झिल्ली का होता है। नेक्स्ट है तारक काय, यहाँ पर सेंट्रोसोम दिया है। सेंट्रोसोम की खोज यहाँ पर बोवेरी जी ने किया था। बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। और यह सेंट्रोसोम जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और यह क्या है समसूत्री या जो भी कोशिका विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है ध्रुव का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन में। इसका मेन कार्य क्या होता है तारक का, समसूत्री विभाजन करना, और इसकी खोज बोवेरी ने किया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जिसको तारक काय बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। परीक्षा में सेंट्रोसोम ही आता है, क्योंकि जैसे ये सेल हो गई, मान लीजिए ये सेल हो गई, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, और इसी से क्या होता है समसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ, अंतः प्रदब्य जालिका। यहाँ पर अंतः प्रदब्य जालिका लिखा है। इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं, एक और क्या होता है केंद्रक झिल्ली से, व दूसरी ओर कोशिका कला से क्या होता है संबंध होती हैं, और इसके जो बाहर होता है इसके राइबोसोम पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारी अंतः प्रदब्य जालिका बन गई, इसके बाहर क्या है कण के रूप में ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। तो यही राइबोसोम लगे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। फिर क्या है राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम लिखा है, इसकी खोज जो है पैलेट ने किया था। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। जब भी खोज पूछेगा पैलेट ने इसकी खोज किया था, और इसको क्या है प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कहाँ बनती है, तो राइबोसोम में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है आल्टमान जी ने खोज किया है यहाँ पर, आल्टमान। जबकि इसका नामकरण जो है तो बेंडाज ने इसका नामकरण क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ऐसे शरीर में पाई जाती हैं इस टाइप की ऐसे ऐसे यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती हैं इसमें शरीर में, इसको हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इसका जो खोज किया था तो आल्टमान ने किया था, जबकि नामकरण पूछेगा तो बेंडा ने किया था। और यहाँ पर क्या है कोशिका की इकाई क्या होती है, कोशिका की यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। किस रूप में संग्रहित होती है, तो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होते हैं ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। जब इससे क्या होता है एटीपी से एक फास्फेट अणु निकल जाता है तो एडीपी बनता है, और प्लस में क्या ऊर्जा निकलती है। क्या होता है ऊर्जा का भंडार माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज क्या है, कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या किया, गोल्जी काय रख दिया उसको। कैमिलो गोल्जी ने किया था इसकी खोज। लाइसोसोम, लाइसोसोम के क्या है इसको गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं।
क्योंकि ये भी क्या है, शरीर में प्रबंधन का कार्य करती है आने जाने वाले का, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी गोल्जी इकाई को बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूव ने किया था। डी ड्यूव ने किया था लाइसोसोम की खोज। इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। इसकी खोज डी ड्यूव ने किया था। क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में, जैसे इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करना एवं पाचन करना, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। स्तनधारियों के जो लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो स्तनधारी होते हैं उनके जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चे देते हैं, स्तनधारी की आरबीसी में लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या है, नहीं पाया जाता है आरबीसी में। स्तनधारी की आरबीसी में लाइसोसोम का अभाव होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे देखता हूं। यहाँ पर केंद्रक लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज किया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। केंद्रक के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो रॉबर्ट ब्राउन जी केंद्रक के खोजकर्ता हो जाएंगे। लवक, यहाँ पर देखिए लवक लिखा है, जो कि लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब पौधों में ये लवक जो है पाए जाते हैं। और यह क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, हरित लवक, दूसरा आवर्णी लवक, तीसरा क्या होता है, वर्णी लवक होता है। तो हरित लवक क्या करते हैं, जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। यह हरे रंग का होता है, इसलिए इसका हरित लवक नाम है, हरे रंग का होता है। और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका मेन कार्य होता है कि प्रकाश का संश्लेषण करना। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो गया, तो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। CO2 वायुमंडल की CO2 को अवशोषित करके, CO2 प्लस क्या होता है, H2O, ये क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, भोजन का निर्माण करते हैं। CO2 प्लस H2O, 6 CO2 प्लस 12 H2O के कारण यहाँ पर क्या होता है, भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आवर्णी लवक, आवर्णी क्या होते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही है कि इसका आवर्णी, इसका कोई वर्ण नहीं होता। ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। और ये क्या है, पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए क्या है, जड़ों में पाए जाते हैं। भूमिगत तने में, भूमिगत जो जड़ होती हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का अभाव होता है। फिर दिया है वर्णी लवक। वर्णी लवक में क्या है, इसमें वर्ण के अनुसार जैसे लाल, नारंगी और क्या है, फूल पत्ती जो भी पीले, नीले, हरे दिखते हैं, ये सब क्या है, वर्णी लवक के कारण ही दिखते हैं। जैसे टमाटर में जो है, तो कौन सा लवक पाया जाता है, तो टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टमाटर में हो गया, क्या पाया जाता है, कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो लाइकोपेन हो गया। कैरोटीन हो गया। जैसे गाजर में कौन सा पाया जाता है, परीक्षा में दे दे गाजर में कौन सा वर्णी लवक है, तो यहाँ पर आपका कैरोटीन हो जाएगा। चुकंदर हो गया, चुकंदर में आपका बीटानीन हो जाएगा। ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, वर्णी लवक बोलते हैं। जैसे गाजर आपका देखेगा कैरोटीन के कारण ही दिखता है, थोड़ा गुलाबी कलर का। चुकंदर आपको थोड़ा ब्राउन कलर का दिखेगा, ऐसे ब्लू ब्राउन, वो क्या है, विटामिन के कारण दिखता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है तो लाइकोपेन के कारण होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा है कि या खराब है।
और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूँ। जहां से यहाँ पर सवाल बनते हैं दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी नया नया है हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।